15वीं सदी के अंत तक यूरोप के कई देश व्यापार के लिए पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। अरब देशों से व्यापार से उन्हें भारत का माल जैसे कपास, मसाले आदि मिलते थे, लेकिन वो सीधे भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी। उत्पादन और खेती के लिए वहां का मौसम अनुकूल नहीं था। इसलिए इस दौरान यूरोप से कई जहाजी बेड़े व्यापार के नए मौके खोजने के लिए निकलने लगे। यूरोप में इस काल को एज ऑफ डिस्कवरी कहा गया। स्पेन, फ्रांस, डच और पुर्तगाल इनमें सबसे आगे थे। ब्रिटेन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 16वीं सदी के अंत तक व्यापार के नाम पर वो ज्यादातर स्पेनिश और डच जहाजों में लूटपाट मचाया करता था। मसालों का द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापार करने में सबसे पहले सफलता मिली पुर्तगालियों को। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा और मालाबार कोस्ट पर मौजूद कैलिकट में उतरा। उसने भारत में व्यापार के कई ट्रेडिंग पोस्ट बनाए और इसी के साथ यूरोप में भारतीय महाद्वीप में व्यापार स्थापित करने को लेकर होड़ शुरू हो गई। 1577 में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक ब्रिटिश जहाजी ने सुदूर पूर्व की यात्रा करने की ठानी। इसके लिए उसने साउथ अमेरिका की तरफ यात्रा की योजना बनाई, जहां से स्पेनिश जहाजी सोना भरकर लाया करते थे। इस यात्रा के दौरान उसने जावा और मलाकू द्वीपों पर डेरा डाला। मलाकू को तब मसालों का द्वीप कहा जाता था। यहां से वो खूब सारा जायफल और लौंग लेकर 1580 में वापस ब्रिटेन पहुंचा। शुरुआत में उसे इन मसालों की कीमत का पता नहीं था, लेकिन ये मसाले उन दिनों गोश्त को प्रिजर्व करने के काम आते थे। इसलिए ब्रिटेन के व्यापारियों ने इन्हें कई गुना दाम पर हाथों हाथ खरीद लिया। इस यात्रा ने ड्रेक को ब्रिटेन में रातों रात हीरो बना दिया। जैसा कि पहले बताया, उन दिनों स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन में आपस में ठनी रहती थी। इस दौरान होने वाली समुद्री लड़ाइयों में ब्रिटेन के हाथ कुछ पुर्तगाली जहाज लगे। इसमें से एक जहाज भारत से माल लेकर वापस लौट रहा था, जिसमें सोना, चांदी और बहुत से मसाले भरे हुए थे। साथ में एक ऐसी चीज भी थी जो इन सबसे ज्यादा मूल्यवान थी। ये थी इस यात्रा की हैंडबुक, जिसमें चीन, भारत और जापान तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। इसके अलावा इस हैंडबुक में व्यापारिक ठिकानों का ब्यौरा भी दिया गया था। कंपनी बहादुर। लंदन के व्यापारियों ने मसालों से होने वाले फायदे का स्वाद चख लिया था, इसलिए उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के आगे एक अपील दायर की। अपील में इंडियन Gentlemen, our course is set. The globe will guide us to new horizons. वे इसे तोड़ना चाहते थे। एलिजाबेथ से परमिशन लेकर 1596 में 3 जहाज भारतीय महाद्वीप के लिए निकले। इन जहाजों के कप्तानों को लंबी यात्रा का अनुभव नहीं था, ना ही जहाज बीच यात्रा में रास्ता भटककर खो गए। इसके बाद इस यात्रा की कमान संभाली राल्फ फिंच ने, जो इससे पहले मेसोपोटामिया और पर्शियन खाड़ी की यात्रा कर चुका था। फिंच को भारतीय महासागर में व्यापार के लिए कंसल्टेंट बना लिया गया। सितंबर 1599 में ब्रिटेन के व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप उन्होंने दोबारा महारानी एलिजाबेथ से इंडियन ओशन के इलाके में व्यापार की इजाजत मांगी। 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ ने इस समूह को एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया, जिसके तहत एक नई कंपनी को भारत और इंडीज में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहलाई। भारत में इसी को आगे जाकर कंपनी बहादुर के नाम से बुलाया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहली यात्रा की कमान दी गई जेम्स लैंकेस्टर को। इस यात्रा के दौरान लैंकेस्टर ने इंडोनेशिया के पास जावा और मोलुकू द्वीप में अपने ट्रेड सेंटर स्थापित किए। हेक्टर, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए अधिकारों को बरकरार रखा। इसके बाद कंपनी की दूसरी यात्रा शुरू हुई 1607 में। इस यात्रा में 3 जहाज थे। पहला था रेड ड्रैगन, दूसरा कंसेंट और तीसरे जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर का कप्तान था विलियम हॉकिंस। भारतीय महाद्वीप में कदम रखा। हॉकिंस ने हेक्टर का लंगर सूरत के बंदरगाह में डाला। इस यात्रा के नतीजे में ब्रिटिश भारत पहुंच तो गए, लेकिन उनके आगे की राह आसान न थी। जैसे ही हेक्टर सूरत पहुंचा, उसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। हॉकिंस को बताया गया कि भारत के सारे पोर्ट पुर्तगाल के राजा के अधीन हैं। बिना लाइसेंस के किसी भी शिप को वहां लंगर डालने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। हॉकिंस अपने साथ हेक्टर में बहुत सारे तोहफे लेकर आया था। इनमें से कुछ उसने पुर्तगालियों को सौंप दिए, जिसके बदले उसे आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करने की इजाजत मिल गई। उसने एक अफगान व्यापारी का वेश धरा और आगरा की ओर निकल गया। 16 अप्रैल 1609 को हॉकिंस आगरा पहुंचा। ब्रिटेन से निकलते वक्त उसको ये जानकारी दी गई थी कि भारत में उसकी मुलाकात बादशाह अकबर से होगी, लेकिन वो आगरा पहुंचा तो वहां सिंहासन पर जहांगीर बैठा हुआ था। जहांगीर के दरबार में पहुंचकर उसने ब्रिटेन के राजा जेम्स वीआई का संदेश सुनाया और अपने साथ लाए बहुत से तोहफे दरबार में पेश किए।
इन तोहफों में ब्रिटेन के खास चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी शामिल थी। जहांगीर इन तोहफों से बहुत खुश हुआ। उसने हॉकिंस को दरबार में राजदूत के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया। दोनों पक्के शराबी थे, इसलिए कुछ ही दिनों में जहांगीर और हॉकिंस की गहरी दोस्ती हो गई। हॉकिंस की मंशा थी कि किसी तरह वो व्यापार के लिए जहांगीर को मना सके। नतीजतन उसने मुगल पोशाक पहनना शुरू कर दी और वो मुगल अभिजात्य वर्ग की तरह ही पेश आने लगा। इस कारण जहांगीर ने उसे एक विशेष नाम दिया, खान हॉकिंस। अपने संस्मरणों में हॉकिंस ने जहांगीर के बारे में लिखा है कि उसे शेरों के साथ बंद पिंजरे में कुश्ती करने की सजा दी गई। एक अन्य व्यक्ति ने जब गलती से एक चीनी प्याला तोड़ दिया तो उसे कोड़ों से मारने की सजा दी गई। इसके बाद उस व्यक्ति को चीन भेज दिया गया ताकि वो प्याले की मरम्मत करवा कर लाए। एक छोटी सी गलती से गुस्सा होकर उसने अपने बेटे शहरयार के गले को सुई से गोद दिया। जहांगीर जब दरबार में पेश होता तो उसके साथ कुल्हाड़ी और चाबुक लिए लोग होते, जो उसके एक आदेश पर किसी को भी सजा देने के लिए तैयार रहते थे। बादशाह से बातचीत के दौरान हॉकिंस हमेशा सावधान रहता कि किसी बात पर वो नाराज ना हो जाए। बातों बातों में उसने कई बार कोशिश करी कि जहांगीर से व्यापार को लेकर बात छेड़ी जाए, लेकिन जहांगीर को ब्रिटेन से संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं थी। वो अकबर की छोड़ी हुई विशाल रियासत का मालिक था। हॉकिंस के पास देने को ऐसा कुछ नहीं था जिसकी जहांगीर को जरूरत हो। हर बार वो बात को घुमा फिराकर घोड़ों और शराब पर ले आया करता। मुगल दरबार में थॉमस रो। हॉकिंस लगभग 2 साल तक मुगल दरबार का हिस्सा बना रहा। उसकी बादशाह से बढ़ती नजदीकी देख दरबारियों ने जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में हॉकिंस धीरे धीरे जहांगीर की छत्र छाया से दूर होता चला गया। अंत में जब उसे लगा कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली तो वो वापस ब्रिटेन की ओर लौट गया। हालांकि ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस यात्रा की असफलता देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक खास राजदूत को भारत भेजा। इस राजदूत का नाम था थॉमस रो। 1615 में थॉमस रो भारत आया। उसने जहांगीर से मुलाकात की। 3 साल की कोशिशों के बाद उसे एक व्यापारिक समझौता करने में सफलता मिली। समझौते के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बंदरगाहों से व्यापार की इजाजत मिल गई थी। तय हुआ कि बदले में ब्रिटेन के उत्पाद भारत लाए जाएंगे, लेकिन जहांगीर को इसका होश नहीं था कि ब्रिटेन में ऐसी किसी चीज का उत्पादन होता ही नहीं जिसका व्यापार भारत में हो सके। उसे तो सिर्फ ब्रिटेन से तोहफे में लाए गए शिकारी कुत्तों, महंगी शराब और पेंटिंग्स का शौक था। पुर्तगाली जहां अपनी सारी ताकत युद्ध और व्यापार पर खर्च कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन समझ गया था कि राजनैतिक कौशल का उपयोग कर वो भारत में आसानी से अपना व्यापार बढ़ा सकता था। इसीलिए उसने थॉमस रो जैसे मंझे हुए राजदूत को भारत भेजा। इस पहली डील के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के महत्वपूर्ण तटों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित कर लिए और धीरे धीरे वो भारत में सबसे बड़ी इंपीरियल पावर यानी औपनिवेशिक ताकत बन गया।